हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला और मैं खुद ही यहाँ पर फंस गया हूँ। क्या करूँगा मैं? अपनी अंगूठी से निकलती हुई रोशनी की चमक में विक्रांत के दादाजी ने चारों तरफ आसपास देखा और वहां पर उसे गड्ढे में मौजूद वो सारे शैतानी अजीब से दिखने वाले जानवर, सांप, बिच्छू उनकी तरफ ही घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन उनके रक्षा घेरे में होने की वजह से वो लोग उन पर सीधे हमला नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहां पर एक तेज आवाज गूंजी, ठाकुर, कहाँ हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? महात्मा गुरुजी वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अपने दोस्त की पुकार के बाद वो तुरंत आश्रम से निकल गए थे और उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनका मित्र किसी बहुत ही बड़े खतरे में है। क्योंकि जब तक खतरा छोटा मोटा हो वो खुद ही उसका सामना कर सकते हैं, इतनी शक्तियां तो उनके पास भी है। लेकिन जब कोई बड़ी मुसीबत आती है या फिर जान पर बनी होती है, बस तभी वो महात्मा को याद करते हैं, क्योंकि महात्मा की शक्तियां ठाकुर से कहीं ज्यादा हैं और उन्हें उन सब चीजों में महारत हासिल है जहां तक ठाकुर नरेंद्र कभी पहुंच भी नहीं पाए हैं। अपने मित्र की आवाज सुनकर ठाकुर की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आई और झाड़ियों के पीछे बनी उसे पत्थर की गुफा के अंदर वाले गड्ढे में गिरे हुए उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाया, क्योंकि जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है वो उसी जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां जहां पर फैली हुई होती है उसके भीतर की जगह उन्हें ठीक समझ नहीं आती। ठाकुर नरेंद्र प्रताप ने तेज आवाज में चिल्लाया, मैं यहाँ पर हूँ, इस गुफा के अंदर, बचाओ मुझे। महात्मा मणिकनाथ बड़े ही आराम से अपने बचपन के मित्र की आवाज को पहचान गए, क्योंकि इस आवाज से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उन्हीं के बुलाने पर वो यहाँ तक आए भी हैं। महात्मा ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद की और ध्यान से उस आवाज को सुना और आवाज को एकदम ध्यान से सुनते ही उन्हें समझ आ गया कि वो आवाज किस तरफ से आ रही है। इसलिए तुरंत ही वो अपने पीछे मुड़े और उस आवाज की तरफ ही बढ़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोस्त ठाकुर आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, लेकिन इन सब बातों के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं। अभी पहले उन्हें बचाना जरूरी है और उन्हें पता नहीं वो किसी मुसीबत में हैं। वो पीछे झाड़ियों के पीछे छुपी हुई गुफा की तरफ बढ़े और उन्हें जैसे ही वो गुफा नजर आई वो एकदम ही उस तरफ नहीं बढ़े। उन्होंने पहले आंख बंद की और अपने हाथ को सामने की तरफ किया, जिससे कि एक सुनहरी रोशनी वहां पर सारी जगह पर फैल गई, जिससे कि उन्हें सब कुछ एकदम साफ नजर आने लगा, उस पत्थर के आर पार भी। और उसे देखते हुए महात्मा ने अपनी आंखें खोली और उन्हें सब कुछ समझ आ गया। महात्मा ने तुरंत ही आगे अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाया, जिससे कि वो काली शक्तियों के रास्ते में ना आए और उन पर उन काली शक्तियों का कोई भी असर ना हो और जिस खतरे में ठाकुर नरेंद्र प्रताप फंसे हुए हैं वो उससे बच जाएं। और फिर वो उस गुफा के अंदर गए और जहां पर वो गड्ढा था वो उसके ऊपर ही आ गए। लेकिन वो गड्ढे में नहीं गिरे, वो अपनी शक्तियों की मदद से उस गड्ढे के ऊपर हवा में ही तैर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि विक्रांत के दादाजी सारे जानवरों से घिरे हुए हैं और उनमें से एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप उनके एकदम नजदीक पहुंच गया है, क्योंकि उनका रक्षा कवच एकदम कमजोर होकर टूट गया था और उनकी शक्तियां भी एकदम कम हो गई थीं और वो बड़ा सा जहरीला सांप बस ठाकुर पर हमला करने ही वाला था कि तभी महात्मा ने तुरंत ही उन सारे जहरीले जीवों पर अपनी शक्तियों से वार किया और वो सब एकदम ही काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। और फिर आगे बढ़कर उन्होंने नरेंद्र प्रताप का हाथ पकड़कर उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाला और उन्हें लेकर वहां से बाहर आए। ठाकुर, ठाकुर, तुम ठीक तो हो ना? महात्मा ने ठाकुर का हाथ पकड़ते हुए कहा और उन्हें वहां जमीन पर ही लिटा दिया, क्योंकि इतनी देर से उन्हें शैतानी शक्तियों के बीच रहकर उनसे लड़ने की वजह से ठाकुर अब बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था और ये बात महात्मा को भी समझ आ गई। ठाकुर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हाँ ठीक हूं मैं, शुक्रिया मेरे दोस्त, एकदम सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाने के लिए, नहीं तो आज मेरा ये दुनिया में शायद आखिरी दिन होता। ठाकुर का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए महात्मा ने उन्हें उठाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश तो हमारे रहते पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ पर ऐसी खतरनाक जगह करने क्या आए थे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि ये जगह हमारी शक्तियों के लिए ठीक नहीं है। उस गहरी काली रात का अंधेरा अब छंट रहा था और आसमान में हल्की हल्की सी रोशनी चारों तरफ नजर आने लगी है। लेकिन पिछली रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों की गवाही वहां राजमहल के चारों तरफ घायल और मरे हुए बड़े सैनिकों और लोगों की लाशों से नजर आ रहा है। वहां महल के किनारे नदी का पानी भी एकदम लाल हो चुका है, क्योंकि न जाने कितने लोगों के घाव से निकलता हुआ रक्त उसे नदी के पानी में जाकर मिल गया है।
इसके अलावा कितनी सारी लाशें पानी में तैर रही हैं और नदी के दोनों ही तरफ उसी तरह सिपाही, सैनिक घायल और बेजान पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ की मौत तो इस वक्त हो गई, लेकिन कुछ अभी भी दर्द से करा रहे हैं और जिंदा बचने की उम्मीद में अभी भी उनकी सांसें चल रही हैं। राजा भी वहां राजमहल के बाहर ही बेहोश होकर पड़े हुए हैं। लेकिन तभी सेनानायक को होश आया तो वो सबसे पहले राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को होश में लाने की कोशिश की और वो बहुत ही घबरा गया। ये सोचकर कि कहीं महाराज को कुछ न हो जाए, उसने आसपास के सैनिकों की मदद से महाराज को महल के अंदर पहुंचाया। महल के अंदर भी वही हाल है। विक्रांत के रास्ते में जो कोई भी आया उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और वहां पर पूरे रास्ते में सैनिक, मंत्री और सिपाहियों, जो भी उसके रास्ते में जिसने भी आने की कोशिश की, उन सभी को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ महल के अंदर भले ही वो काली रात बीत चुकी है और विक्रांत वसुंधरा को वहां से लेकर जा चुका है, लेकिन वीरेश अभी भी एकदम सदमे में अपना सिर पकड़कर वहां जमीन पर ही बैठा हुआ है। उसके आसपास ही उसके सारे दोस्त भी हैं और कमरे का दरवाजा भी खुल चुका है, लेकिन रानी ने अभी भी चंद्रिका को वहां से बाहर नहीं जाने दिया और चंद्रिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग उसे क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा तो वहां से चली गई है। वहां पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और जितने भी लोग जिंदा और सही सलामत बचे हैं वो बाकी लोगों को मदद और उपचार के लिए लेकर जा रहे हैं। वीरेश के कंधे पर हाथ रखकर सक्षम ने उसे समझाते हुए कहा, चलो हमें सबकी मदद करनी होगी वायर, जो भी लोग बचे हैं, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो गया, उसके पीछे रोने से कोई भी फायदा नहीं है। सक्षम की बात सुनकर वीरेश ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो सक्षम? तुम्हें नहीं पता मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है। आज पहली बार गुरुजी का दिया हुआ कोई काम मैं पूरा नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने वो शैतान राजकुमारी को यहाँ से ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। इससे अच्छा होता कि वो मुझे मार ही देता। कम से कम तो ये बेबसी और शर्मिंदगी मुझे नहीं झेलनी पड़ती। कैसे सामना करूंगा मैं महाराज और गुरुजी का? मैं उनकी बेटी को, राजा की राजकुमारी को बचा नहीं पाया। जिसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था, मैं वही करने में असफल हो गया, तो क्या मतलब है मेरी जिंदगी का? बहुत ही पछतावे के साथ आंसू भरी आंखों में वीरेश ने ये सारी बातें कहीं और उसकी आंखों में आंसू इस तरह से ही भरे हुए जैसे कि वो बस कभी भी रो देगा। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में बस रो नहीं रहा है। वीरेश की ये बात सुनकर सक्षम चुप हो गया और अपने साथ खड़े बाकी लोगों का मुंह देखने लगे। कहानी जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी शिवानी आगे आई और उसने वीरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वीरेश, समझने की कोशिश करो। वो सब कुछ जो भी हुआ वो हमारे वश में नहीं था और हमारे वश में जितना था उतना हमने किया। और जब हम अपनी जगह से हल भी नहीं पा रहे थे तो उस वक्त हम भला राजकुमारी को कैसे बचाते? शिवानी की बात सुनकर वीरेश ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही थोड़ी दूर पर कुछ हलचल हुई। वहां पर काफी सारे लोग महाराज को लेकर अंदर आ रहे थे और जैसे ही महाराज के आने की खबर उन लोगों ने सुनी, रानी और चंद्रिका भी कमरे से निकालकर उसी तरफ आए और बाकी सारे लोग भी वीरेश के साथ वहां उसी तरफ ही गए। और फिर रानी ने तुरंत ही चिल्लाकर कहा, सेविका जाओ, राजवैद्य को बुलाकर लाओ। क्या हो गया महाराज को? ये ठीक तो है? राजा बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं लग रहा था। विक्रांत के काली शक्तियों की वजह से राजा के शरीर पर भी अजीब से काले निशान पड़े हुए थे और वो इस वक्त बेहोश था। चंद्रिका बाकी सबके साथ वहां पर ही रुक गई और रानी राजा के पास आकर उनके सिरहाने ही बैठ गई और कुछ ही देर में राजवैद्य आ गए और वो राजा का उपचार करने लगे। तब तक भीरस और रक्षक दल के लोग बाकी सारे लोगों की मदद करने लगे और जो भी घायल लोगों को ठीक कर सकते थे उन लोगों ने वो भी कोशिश किया और बाकी सारे लोगों को भी उनकी जगह पर पहुंचाया। दूसरी तरफ जंगल के बीच बना आश्रम, महात्मा ठाकुर नरेंद्र के साथ वहां अपने आश्रम में वापस आ गए हैं, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही अजीब सा लग रहा है। महात्मा को पहले ही समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर सारे लोगों के लटके हुए चेहरे देखकर उन्होंने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है और बाकी सारे लोग कहाँ पर हैं? अपने गुरुजी की बात का जवाब देते हुए उसे वीरेश ने बोलना शुरू किया, गुरुजी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे क्या ही छुपा हुआ है। लेकिन कल रात में राजमहल पर विक्रांत ने हमला किया और यहाँ हमारे रक्षक दल के भी कुछ लोग उनकी मदद के लिए राजमहल गए थे, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ही बुरे हैं और अभी वो राजकुमारी को वहाँ से ले जाने में भी कामयाब हो गया है। उसे शिष्य की ये बात सुनते ही ठाकुर के मुंह से एकदम ही निकल नहीं,
निक्रांत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मना किया था। वो बहुत ही ज्यादा हैरानी और सदमे में लग रहे थे, लेकिन महात्मा के चेहरे पर अभी भी एकदम शांति भरे भाव हैं। उन्होंने अपने शिष्य को वहां से वापस जाने को कहा और शिष्य उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। तभी महात्मा ने ठाकुर की तरफ देखकर कहा, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो शैतान का अंश है और यही उसका मकसद है। तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते ठाकुर। महात्मा की बात सुनकर ठाकुर ने कहा, हाँ मुझे पता है और मैं उससे कोई ऐसी अच्छाई की उम्मीद रख भी नहीं रहा था, लेकिन कल रात ही उसने उसे पर हम अचानक से हमला क्यों किया? महल पर जहां तक मुझे पता है वो ऐसे सामने से हमला नहीं करने वाला था, तो फिर उसने ये क्यों किया? अब ये तो वही जाने। और मुझे भी यही लगा था कि वो पीठ पीछे ही कुछ करेगा, क्योंकि शैतान अक्सर ऐसा ही करते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं या फिर परिस्थितियों का, और फिर जो उन्हें करना होता है उसे अंजाम देते हैं। लेकिन इस तरह से रात को हमला, और ठीक उसी वक्त जब हम दोनों ही यहाँ आश्रम में महल के नजदीक नहीं थे। महात्मा ने थोड़ा सा सोचते हुए उनकी बात सुनकर ठाकुर ने एकदम से उनकी तरफ देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो मणिकनाथ? ठाकुर के इस तरह से एकदम चौंकते हुए ये बात पूछने पर भी महात्मा ने अपने चेहरे पर एकदम शांति भरे भाव बनाए रखे और उसी तरह मुस्कुराकर महात्मा ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, मैं वही कहना चाहता हूँ ठाकुर। बताओ, कैसे खबर मिली थी तुम्हें इस बात की कि उसे श्राप का जन्म वहीं से हुआ है? और तुम वहां उस जगह पर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, और कल रात ही क्यों? महात्मा की ये बात सुनकर नरेंद्र ठाकुर, विक्रांत के दादाजी क्या का रानी से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गईं और उन्होंने इस तरह हैरानी से कहा, इसका मतलब ये सब कुछ इस शैतान का रचा हुआ था। विक्रांत ने जानबूझकर मुझे और तुम्हें वहां पर फंसाया, जिससे कि पीठ पीछे वो अपने इरादों को अंजाम दे पाए, और आखिर उसने वो कर लिया जो वो इतने दिनों से करना चाहता था, है ना? यही कहना चाहते हो ना तुम? ठाकुर के मुंह से पूरी बात सुनने के बाद महात्मा ने बहुत ही तसल्ली से मुस्कुराकर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर इतने ही समझदार हो तो फिर तुम उसके जाल में कैसे फंस गए? कल वहां पर जाने के बाद भी क्या तुम्हें एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि वहां आसपास शैतानी शक्तियों का वास है? फिर भी तुम आगे बढ़ते गए और तुमने मुझे भी वहां पर ही बुला लिया मदद के लिए। अगर मैं यहां पर होता तो हो सकता है कि कहानी कुछ और होती। बहुत ही पछतावे के साथ ठाकुर ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ उसका रचा हुआ जाल भी हो सकता है, और इसीलिए मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा। मुझे अब बहुत ही बुरा लग रहा है। तो मैं, क्या लगता है हमें महल चलकर देखना चाहिए? ये सवाल करते हुए ठाकुर ने महात्मा की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। महात्मा अभी भी सोच में पड़े हुए हैं और उन्होंने कहा, नहीं, तुम आज तक महल नहीं गए हो और राजा भी तुम्हारा विक्रांत से क्या रिश्ता है इस बारे में नहीं जानता, और मैं चाहता भी नहीं कि राजा को इस बारे में पता चले, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो हो सकता है कि विक्रांत का गुस्सा हो तुम पर निकले या फिर तुम्हें ही कैद कर ले। कुछ भी हो सकता है, वो गुस्से में तुम पर हमला भी कर सकता है और शायद मुझ पर भी शक। लेकिन मुझे पता है कि तुम इन सब में विक्रांत का साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो, और ये सब मैं राजा को समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ही रुकना चाहिए। मैं अकेले ही वहां महल जाऊंगा, मेरे शिष्य पहले से ही वहां पर हैं। महात्मा की ये सारी बातें सुनकर ठाकुर नरेंद्र प्रताप ने भी इस बारे में सोचा और धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाकर वो उनकी बात मान गए, क्योंकि महात्मा सारी बातें बहुत ही सोच विचार कर बोलते हैं। और अभी ठाकुर को बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी वजह से ही महल पर हमला हो गया, और महात्मा उनके दोस्त भी उस वक्त वहां पर नहीं थे, राजा और महल वाले लोगों की मदद करने के लिए, जिसकी वजह से विक्रांत अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो गया। इसके बाद महात्मा ने अपने 2 शिष्यों को और साथ में लिया और वहां से तुरंत ही महल के लिए निकल गए, और उनके जाने के बाद ठाकुर भी वहां से निकल गया, लेकिन बाकी सबसे छिपकर। ठाकुर ने आश्रम में किसी को भी नहीं बताया कि वो वहां से कहीं जा रहा है, क्योंकि असल में वो विक्रांत से मिलने या उसे ढूंढने के लिए ही जा रहा था, क्योंकि उसे शायद पता है कि विक्रांत कहाँ हो सकता है। विक्रांत के दादाजी को विक्रांत से मिलकर इस बारे में सामने से बात करनी है, क्योंकि कल रात उसने जो कुछ भी किया, इतना सब कुछ जाल बिछाकर जिसमें कि वो खुद भी फंस गए, इसलिए अभी उन्हें ये जानना है कि विक्रांत अब आगे वो क्या करने वाला है। दूसरी तरफ विक्रांत राजकुमारी वसुंधरा को गोद में लिए हुए एक जगह पर आया, और वो जगह देखने में बहुत पुराने खंडहर जैसी लग रही थी, जो कि शायद पहले कोई बहुत बड़ा सा घर या हवेली रही होगी। और वहां पर आसपास इतनी ज्यादा झाड़ियां उगी हैं कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं है कि वहां पर कोई घर है। इसके अलावा बहुत ही बड़े बड़े से पेड़ जो कि दिखने में एकदम डरावने लग रहे हैं।
उस घर के बीच के भी पेड़ निकले हुए हैं और उसके चारों तरफ भी पेड़ की जड़ें और टहनियां पूरे घर को इस तरह से ढक रही हैं कि वो दूर से तो क्या, पास से देखने पर भी बिल्कुल नजर ना आए। और जिसको नजर आए भी तो वो इतना डरावना लगा कि कोई भी वहां उसके आसपास भटकने की भी हिम्मत ना करे। लेकिन विक्रांत को तो डर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही शैतान का अंश है, और जिससे लोग डरते हैं वो डर ही विक्रांत खुद थी। कहानी जारी रहेगी।